Hello everyone, welcome to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 61 to 64, which are the last 4 questions from Center of Mass and Collisions chapter of H.C. Verma. Okay, so let's have a look at the questions first. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 61. Figure shows a small body of mass small m placed over a larger mass capital M, whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to become vertical. The smaller mass is pushed on the larger one at a speed of v and the system is left to itself. Assume that all the surfaces are frictionless. So सवाल के A part में क्या पूछा है? Find the speed of the larger block when the smaller block is sliding on the vertical part. तो यहाँ पे smaller block को initially v speed दिया, smaller block का mass small m और speed v. तो जब smaller block इस बड़े ब्लॉक के वर्टिकल सरफेस पे स्लाइड कर रहा होगा, तो इस समय दोनों के अक्रॉस जो कॉमन नॉर्मल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा एंड यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक और लार्जर ब्लॉक का कांटेक्ट यहाँ पे मेंटेन्ड है. दैट मींस अलोंग द नॉर्मल दोनों के वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए. लार्जर ब्लॉक का वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टली होगा, इस वेलोसिटी को vx मान लेते, तो स्मॉलर ब्लॉक का भी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम vx होगा और इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. लेफ्ट को पॉजिटिव मान लो, सो इनिशियल मोमेंटम mv एंड फाइनल मोमेंटम m प्लस कैपिटल M टाइम्स v डैश. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को vx मान रहे तो टाइम्स vx, तो यहाँ से vx की वैल्यू हमें मिल जाएगी mv अपॉन m प्लस m. ये पार्ट A का आंसर होगा. पार्ट बी में क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h. सो यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक का तो कुछ y में भी कंपोनेंट होगा और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा उस समय इस स्मॉलर ब्लॉक का नेट वेलोसिटी चाहिए, तो इसका vx तो हमने निकाल लिया और इसका vy निकालने के लिए पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. इनिशियल एनर्जी हाफ mv² होगा और इसी को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते ग्राउंड को, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल M मास का हाफ इंटू कैपिटल M इंटू vx² होगा. vx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके लिख देते एंड स्मॉल m का जो नेट वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy² होगा. तो स्मॉल m का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू स्मॉल m इंटू vx² प्लस vy² और vx की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड फाइनली स्मॉल m h हाइट ऊपर चला गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें स्मॉल m के वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मिल जाएगा, राइट. सो हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M m² v² अपॉन m प्लस m का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m इंटू m² v² अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस हाफ m vy² प्लस mgh. तो ये दोनों टर्म्स को अगर अपन क्लब करते तो यहाँ पे हाफ इंटू m² v² अपॉन m प्लस m का स्क्वायर कॉमन ले सकते और अंदर m प्लस m बच जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में m प्लस m के स्क्वायर को एक को कैंसिल कर देगा, तो इसको कॉमन लेने पर फाइनली हाफ m² v² अपॉन m प्लस m बच जाएगा, राइट. और यहाँ पे हाफ m v² है प्लस mgh प्लस हाफ m vy². तो पूरे इक्वेशन से स्मॉल m एक और कैंसिल हो जाएगा और अभी ये दोनों टर्म्स को क्लब कर देते, दिस माइनस दिस,
तो उससे अपन v स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर 1 माइनस m अपॉन m प्लस m बच जाएगा। इस gh को भी दूसरे साइड पे ले जाओ तो ये माइनस gh हो जाएगा इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर बाई 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से वी वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी वी स्क्वायर एम प्लस एम माइनस स्मॉल एम मतलब कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये वी वाई स्क्वायर होगा माइनस 2gh और इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से वी वाई को कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स वी स्क्वायर माइनस 2gh, इसका अंडर रूट ये लिखा जा सकता है। सो स्पीड ऑफ स्मॉलर मास कितना होगा? नेट स्पीड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर मतलब अगेन एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर मतलब अच्छा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट भी करेंगे एंड वी वाई स्क्वायर मतलब एम अपॉन एम प्लस एम वी स्क्वायर माइनस 2gh, इस पूरे का अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते। पहले दो टर्म्स में से वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बच जाएगा माइनस 2gh। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम माइनस 2gh और इस पूरे का अंडर रूट। ये स्मॉल एम का नेट स्पीड होगा एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, राइट। फिर इसके पार्ट सी में क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट from the ground that the smaller mass ascends. So already ब्लॉक कैपिटल M के ऊपर ये h हाइट ascend कर चुका होगा और इस समय इसका y component of velocity ये होगा और इस component of velocity की वजह से ये फर्दर और कितना हाइट ऊपर जाएगा? vy स्क्वायर अपॉन 2g। तो पार्ट सी में फर्दर हाइट जो वो ऊपर जाएगा उसको h2 मान लेते। h2 will be vy स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये m अपॉन m प्लस m वी स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2g के इक्वल आ जाएगा एंड टोटल मैक्सिमम हाइट वो जो ऊपर जाएगा दैट विल बी h प्लस h2 और h प्लस h2 में ये वाला h कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर सिंपली m अपॉन m प्लस m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, राइट। एंड पार्ट डी में क्या पूछे? show that the smaller mass will again land on the bigger one. So यहाँ पे कैपिटल M मास का और स्मॉलर मास का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। जब स्मॉल m ब्रेक ऑफ भी करेगा उस समय भी दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही रहेगा। दैट मीन्स जब स्मॉल m वापस लैंड करेगा वो कैपिटल M के इसी पॉइंट पे वापस लैंड करेगा, राइट। सो पार्ट डी तो अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं इस लॉजिक से। एंड उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा स्मॉलर ब्लॉक का? 2vy by g। सो डी पार्ट में जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। 2vy by g और इतने टाइम में बिगर ब्लॉक vx स्पीड से मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी दिस टाइम इनटू vx। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। vy मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, ये vy होगा एंड vx मतलब ये वाला एक्सप्रेशन।
सो पार्ट डी के भी सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। So distance traveled by the bigger block will be 2mv upon g m plus m, और अंडर रूट के टर्म्स को एज इट इज लिख देते इधर, m plus m v square minus 2gh, right? Question number 62. A small block of superdense material has a mass of 3 into 10 to the power 24 kg. It is situated at a height of h much smaller than the earth radius. Much smaller than the earth radius मतलब इस स्टेटमेंट से अपन g को कांस्टेंट मान सकते हैं। अर्थ से अगर उसका डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हुआ तो g की वैल्यू अर्थ के सरफेस के नियर बाय अपन जो लेते हैं 10, वही अपन सेम अज्यूम कर सकते हैं थ्रू आउट द मोशन, राइट? So it is situated at a height h much smaller than the earth radius from where it falls on the earth surface. Find its speed when its height from the earth surface has reduced to h by 2. मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ, तो इस केस में ब्लॉक का मास और अर्थ का मास कंपैरेबल, राइट? सो यहाँ पे अर्थ का मोशन अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे अर्थ को भी ब्लॉक की तरफ मूव करता हुआ मानेंगे। सो ब्लॉक का मास अगर मैं m मान रहा हूँ तो अर्थ का मास 2 टाइम्स m होगा और इनिशियल हाइट h। तो जब ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे होगा उस इंस्टेंट पे अगर मैं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मान लूं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन mgh ले सकते एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली जब दोनों के बीच में सेपरेशन h/2 हो जाएगा, इस समय दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, ब्लॉक का स्पीड v1 मान लेते हैं, अर्थ का स्पीड v2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 होगा एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ब्लॉक का मास m एंड अर्थ का मास 2m, सो फाइनल की हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। और यहाँ पे अर्थ और ब्लॉक का अपन मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों को एक सिस्टम मानने पर दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। सो इनिशियल मोमेंटम 0, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, दैट मीन्स mv1 शुड बी इक्वल्स टू 2mv2। सो यहाँ से v1 2v2 के इक्वल आ रहा है। एंड क्वेश्चन में हमें किसका स्पीड पूछा है? फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हैज रिड्यूस्ड टू h/2, तो हमें ब्लॉक का स्पीड चाहिए v1। तो v2 को v1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, v2 विल बी इक्वल्स टू v1/2, दैट मीन्स फाइनल k विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर बाय 4। और यहाँ पे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, दैट मीन्स इनिशियल ui प्लस ki इक्वल्स टू फाइनल uf प्लस kf, सो mgh प्लस 0 इक्वल्स टू mgh/2 प्लस इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? हाफ m v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2, सो ये 3/4 m v1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन से m कैंसिल हो रहा है, gh माइनस gh/2 विल बी gh/2 इक्वल्स टू 3/4 v1 स्क्वायर। सो यहाँ से v1 की वैल्यू 2h/3 का अंडर रूट, ये इसके इक्वल आ जाएगा, राइट? Question number 63. A body of mass m makes an elastic collision with another identical body at rest. Show that if the collision is not head-on, the bodies go at right angles to each other after the collision. So यहाँ पे दोनों bodies का mass same दिया हुआ है and collision head-on नहीं है, that means मान लेते कि ये body इस तरफ travel कर रहा है and the line joining the centers of the body वो इन दोनों spherical bodies के लिए common normal का काम कर रहा होगा, right?
और यहाँ पे जो दूसरा बॉडी है वो एट रेस्ट होगा। सो अगर अलोंग द नॉर्मल इनका मोशन अगर अपन विजुअलाइज करते, सो अलोंग द नॉर्मल कोलाइडिंग बॉडी का जो कंपोनेंट है ये एंगल को थीटा मान लेते। सो अलोंग द नॉर्मल इस v1 का कंपोनेंट v1 cos थीटा होगा, एंड अलोंग द सरफेस अलोंग द टेंजेंट ये कंपोनेंट v1 sin थीटा होगा, राइट। और हमें पता है कि जब भी दो इक्वल मासेस के बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, सो अलोंग द नॉर्मल दोनों के वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स अलोंग द नॉर्मल आफ्टर कोलिजन, इसको बॉडी ए मान लेते हैं, इसको बॉडी बी मान लेते हैं। सो आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का जो वेलोसिटी v1 cos थीटा था वो बॉडी बी के वेलोसिटी से मैच हो जाएगा जो कि 0 था। दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, एंड बॉडी बी का अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट सेम v1 cos थीटा हो जाएगा, राइट। एंड बॉडी ए का जो v1 sin थीटा वाला कंपोनेंट ये अनचेंज रहने वाला, क्योंकि कोलिजन के दौरान कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगा होगा, वो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में लगा होगा। सो ये v1 sin थीटा अनचेंज रहेगा। दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन बॉडी बी का नेट वेलोसिटी v1 cos थीटा होगा अलोंग द नॉर्मल, एंड बॉडी ए का अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट 0 हो गया और बचा खाली अलोंग द टेंजेंट वाला कंपोनेंट v1 sin थीटा। दैट मीन्स दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्रीज आ जाएगा। इस बात को अपन प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, अ स्मॉल पार्टिकल traveling with a velocity of v collides elastically with a spherical body of equal mass and radius r initially kept at rest. The center of the spherical body is located at a distance of rho which is less than r away from the direction of motion of the particle. Find the final velocities of the two particles. So collision के टाइम पे ये डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते। ड्यूरिंग कोलिजन ये मान लेते स्फीयर है r रेडियस का, और ये स्फीयर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर का लाइन है वो इस एक्सिस से रो डिस्टेंस ऊपर है। दैट मीन्स पार्टिकल अगर यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, बिफोर कोलिजन पार्टिकल का वेलोसिटी v होगा इस तरफ, और ये वाला डिस्टेंस रो के इक्वल है, एंड नॉर्मल वेक्टर ये होगा नॉर्मल टू द स्फीयर, वो सेंटर से पास हो रहा होगा। तो ये सिचुएशन बिफोर द कोलिजन होगा, राइट। सो अगर इसके वेलोसिटी को मैं अलोंग द नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द नॉर्मल रिजॉल्व करूं, उसके लिए ये एंगल पता होना चाहिए थीटा। तो इसको अगर मैं थीटा अज्यूम करूं, तो स्फीयर के अंदर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इसमें ये वाला साइड हमें पता है रो के इक्वल है, और ये वाला जो साइड है वो भी पता है स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज रो अपॉन आर के इक्वल होगी। दैट मीन्स कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को ग्रीन में मार्क कर लेते और इसको एक्सटेंड कर लेते इस तरीके से। इसका अलोंग द नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट है वो v cos थीटा होगा, एंड अलोंग द टेंजेंट वाला जो कंपोनेंट है वो v sin थीटा होगा। तो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल का जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो अनचेंज रहेगा, एंड क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के मासेस सेम है, पार्टिकल और स्फीयर का मास सेम है, एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ, दैट मीन्स अलोंग द नॉर्मल दोनों के वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे। अलोंग द नॉर्मल स्फीयर का वेलोसिटी 0 था और पार्टिकल का v cos थीटा था। सो आफ्टर कोलिजन अलोंग द नॉर्मल पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड स्फीयर का v cos थीटा, एंड पार्टिकल का सिर्फ अलोंग द टेंजेंट v sin थीटा वाला कंपोनेंट रह जाएगा, राइट। दैट मीन्स पॉइंट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो सिंपली v sin थीटा होगा, मतलब v इंटू रो बाय आर, एंड स्फीयर का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो अलोंग द नॉर्मल v cos थीटा होगा, मतलब v इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट।
राइट, ये फाइनल आंसर होगा। एंड अगेन इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होगा। ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.